यस सर, अभी तुरंत दवा लिया। दवा बुखार आ रहा था है ना? यस सर। तो क्या बुखार कैसे आ गया था? सर्दी खांसी मतलब पानी में नहाने की वजह से आ गया था क्या? यस सर। ठीक है। तो बहुत दिन से फिजिक्स चल रहा था एक लेसन, तो अब वो खत्म होने पर आज सबसे पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे थ्योरी। ठीक है। फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। सर स्कूल में मंडे से सर रेगुलर क्लास है, तो सर वेडनेसडे को पीटी पीन क्या है? मंडे से रेगुलर है तो 6 to 8 का है। बात समझे? यस सर। रेगुलर 6 to 8 का हो रहा है, 1 to 5 का नहीं। आवाज में तो कोई नहीं, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर। नो सर। नो सर। तो कल मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन और एक्टिविटी 3.8 तक समझा दिया। अब वेट ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है। Weight of the body. A body kept on the ground experiences the normal force. Then the normal force exerted on it will be more. इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई भी बॉडी जमीन पर रखा है और वो अगर ज्यादा भारी है, तुमसे भी ज्यादा भारी है, उसको धक्का देने के लिए ज्यादा ताकत लगेगा यस सर। यस सर। greater the normal force experienced by a body,
greater is its frictional force. तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन उसमें उतना ज्यादा हो. In other words, more force will be required to move a heavier body than a lighter one. सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज हल्का होगा तो उसको धक्का देने में ताकत फोर्स कम लगेगा और अगर भारी होगा तो ज्यादा लगेगा. जैसे यहाँ एक आदमी 40 केजी को धक्का दे रहा है तो इसमें कम फोर्स लग रहा है और यहाँ 80 केजी को धक्का दे रहा है तो यहाँ ताकत ज्यादा लग रहा है. पेज नंबर 49 एंड 50 सेंड करो. जो दवा खा रहे हो वो पास के किसी डॉक्टर से खा रहे हैं या कोई होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं? मम्मी मेरी डॉक्टर है. किस चीज की, होम्योपैथिक है या फिर एलोपैथिक? व्हाट्सएप वो डॉक्टर जो है होम्योपैथिक की है या एलोपैथिक की है? मतलब इंग्लिश मेडिकल के डॉक्टर है या फिर होम्योपैथिक जो होता है छोटा छोटा दाना वो वाली डॉक्टर? इंग्लिश. अच्छा, उसको एलोपैथिक बोला जाता है. Okay, now we have page number 49. Area of surface in contact. Area of surfaces in contact. For any two given surfaces, friction is independent of the shape or area of the surfaces in contact. Let's understand this with the help of an activity. इसमें ये लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा, ये उस एरिया पर डिपेंड करता है. अगर ज़मीन ज़्यादा खुरदरा है फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और ज़मीन अगर बिल्कुल ही चिकना है, प्लेन है, तो वहाँ पर कम. तो अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया. इस एक्टिविटी का एम क्या है? To demonstrate that friction is independent of the area of contact between two surfaces. दो सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो आजाद होता है. तो उसको समझने के लिए ये एक्टिविटी. क्या मटेरियल्स चाहिए इसके? A box of dimensions x centimeters, y centimeter, z centimeters, जहाँ x is equal to x not is equal to y and y is equal to y not is equal to z. मतलब वो एक बॉक्स दे दिया जाए, यहाँ पर x y z रखा गया, उसका लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों बराबर नहीं होना चाहिए. लेंथ इज नॉट इक्वल टू breadth and breadth is not equal to height. A hook, a spring balance and a table procedure. और फिर एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, मतलब स्प्रिंग वाला जो तराजू होता है, और एक हुक चाहिए. अब करना क्या है? Take a box of dimensions x centimeter into y centimeter and z centimeters, where x not is equal to y and y not is equal to z, so that
different faces of the box have different areas, ताकि बॉक्स का जो डिफरेंट फेस है, मतलब लंबाई का फेस, चौड़ाई का फेस और ऊंचाई का फेस, वो अलग अलग। फिक्स ए बॉक्स ऑन द साइड फेस ऑफ द बॉक्स, और बॉक्स को फिक्स करना है साइड फेस एक बॉक्स के ऊपर। जैसे यहाँ देखो, ये नीचे एक फर्श है टेबल, और उस पर ये कोई बॉक्स रखना है इस तरह से। अटैच स्प्रिंग बैलेंस टू द हुक, और बॉक्स में एक हुक होना चाहिए और उसमें एक स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग फंसा दो और हाथ से खींचने के बाद स्प्रिंग बैलेंस से पता चलता है कि उसका वजन कितना है। Now with the help of spring balance, move the box on the table. अब स्प्रिंग बैलेंस को खींच करके टेबल को खींचना है। स्प्रिंग बैलेंस में उस बॉक्स को हुक में फंसा देना है और फिर खींचना है। Note the reading of the spring balance and record it. जैसे ही तुम खींचोगे तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो तुमको दिखाई देगा नंबर्स कि कितना ताकत लगा, कितना फोर्स लगा। सबसे पहले ये बताओ, तुम लोगों ने आज तक स्प्रिंग बैलेंस देखा है? क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में तो तुम लोगों को साफ दिख नहीं रहा होगा। Yes sir, I have seen. Sir, I have not seen. देखो सर गूगल मेरे घर में भी है। तो गूगल करके दिखाते हैं और बताते हैं। स्प्रिंग बैलेंस हम टाइप करते हैं। पिक्चर देखने से और भी ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये इस एक्टिविटी करने के लिए देखो, ये है स्प्रिंग बैलेंस, ढेर सारा। तो इसमें जो हुक देख रहे हो यहाँ पर, एक से बड़ा Sir, I have not seen. नहीं दिख रहा है। ठीक है, पेज फ्रेश करते हैं, दिखेगा। अब दिख रहा है? Yes sir. देखो, ये है स्प्रिंग बैलेंस, ये है हुक। इसमें हुक दिख रहा है ना? Yes Yes sir. sir. और वो ये है हाथ से पकड़ के खींचने का। जैसे ही हाथ से पकड़ के खींचोगे तो ये फोर्स का पता चलेगा कि कितना न्यूटन, कितना ग्राम तुम्हारा फोर्स है। उस एक्टिविटी सर में मेरे पास तब तो बहुत ही अच्छा है, ओम कुमार के पास है। तो आप फैसल तुम भी समझ गए? Yes sir. तो इस स्प्रिंग बैलेंस से जब उस बॉक्स को तुम खींचोगे इस एक्टिविटी में, यहाँ पर जो है, सो ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा? यू विल ऑब्जर्व दैट यू अप्लाई सेम फोर्स टू मूव द बॉक्स इन ऑल थ्री केसेस। जितना भी इसका डायरेक्शन है, तीन केसेस में, मतलब नाउ विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मूव द बॉक्स ऑन द टेबल। टेबल पर जो बॉक्स रखा है उसको खींचना है। नोट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एंड रिकॉर्ड इट। और स्प्रिंग बैलेंस का जो वहाँ पर मार्क आता है उसको रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली फिक्स हुक्स on the top and front face of the box and attach spring balance. Then move the box on the table and note down the reading. Observation: you will observe that you apply same force to move the box in all the three directions. लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों तरफ हुक फंसा करके जब खींचोगे तो फोर्स सेम लगेगा। फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट
तो कंक्लूजन क्या निकल गया? फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द एरिया कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। वो जिस सरफेस के संपर्क में आता है वो इंडिपेंडेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये वाला फिजिक्स का चैप्टर बहुत ही लंबा है, तो एक एक करके समझा समझा कर हम शुरू से बता रहे हैं कि नहीं फैसल? Yes, sir. बाद में सब हम कुछ लगा। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वी कैन कैटेगराइज फ्रिक्शन इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब फ्रिक्शन को कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे भाग, जैसे कि सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? The word static means stationary or not moving। जो word है static, उसका मतलब ही होता है stationary और not moving, जो move नहीं कर रहा है उसे static कहते हैं। जो move नहीं कर रहा हो, मतलब चल नहीं रहा हो, हिल नहीं रहा हो, डुल नहीं रहा हो, उसे static बोलते हैं। The friction that exists when the bodies in contact are at rest with respect to each other is called static friction। जब तक तुम किसी भी बॉक्स को, किसी भी चीज को धक्का नहीं दोगे तब तक फ्रिक्शन होगा। तो तब तक वो रेस्ट की पोजीशन में होता है। The friction that exists when the bodies in contact are at rest with respect to each other is called static friction। ये static friction का डेफिनेशन है। तुम लोग यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो। The friction that exists when the bodies in contact are at rest with respect to each other is called static friction। ताकि हम जब कभी पूछें what is static friction तो ये आंसर बताना है। सर एक बार फिर से बोलिए। यहाँ पर से ये देखो एरो हम कर रहे हैं स्क्रीन पर। The friction that exists when the bodies in contact are at rest with respect to each other is called static friction। Is called static friction। Let's understand this with the help of an example। तो static friction को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल से कोई भी चीज ज्यादा समझ में आता है। क्या एग्जाम्पल है समझने का? Suppose we want to move a heavy object placed on a table। मान लो टेबल पर कोई एकदम भारी चीज रखा और उसको तुमको धक्का दे करके मूव करना है, आगे खींचना है या पीछे ले जाना है। To do so, we start pushing the object with a small force in response to the applied force. The force of friction opposes the motion of the object and it remains at rest. As we gradually increase the applied force, the force of friction also keeps on increasing. Therefore, due to static friction, the applied force is balanced and the object remains stationary. On further increasing the force, the object begins to move on the table. This maximum force of opposition that acts between an object and the surface in contact so that the object remains at rest, even with an external force acting on it, is called static friction, means limiting friction। मतलब अगर किसी भारी ऑब्जेक्ट को अगर किसी टेबल पर धक्का देंगे तो वो बॉडीज भी तुम पर फोर्स करेगी और तुम भी उसको फोर्स करोगे। तो अगर तुम्हारा शक्ति ज्यादा है, ताकत ज्यादा है और बॉक्स छोटा है, थोड़ा हल्का है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। और भारी है फिर वो नहीं बढ़ पाएगा, तुमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ जाएगा, तो वो मूव नहीं होगा। तो वो जो मूव नहीं होगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। Therefore, if the applied force is less than or equal to the static friction, the body doesn't move। इसलिए ये बात लास्ट में पता चलता है कि if the applied force, मतलब जो फोर्स तुमने अप्लाई किया, तुमने किसी भी चीज को धक्का दिया,
लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या बराबर है तो बॉडी डजंट मूव, तो वो नहीं हिलेगा। जैसे कि अगर तुम घर की दीवार को धक्का दोगे तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह धक्का देकर के चला जाएगा? बोलो ओम कुमार। नो सर। नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा फोर्स जो है, जो तुमने फोर्स अप्लाई किया, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है? इसी वजह से वो नहीं हुआ। अब मान लो तुम कोई शक्तिशाली रहते, सुपरमैन ही रहते, एक बार एक धक्का देते तो वो टूट फूट के उधर चला जाता, होता कि नहीं? यस सर। तब वहां पर ये होता कि स्टैटिक फ्रिक्शन से तुम्हारा शक्ति ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ गए तुम। अब समझो काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? द वर्ड काइनेटिक मीन्स मूविंग। काइनेटिक के मतलब होता है मूविंग करना, मतलब चलना। जैसे तुम मोबाइल को उंगली से ऐसे धक्का दोगे तो वो थोड़ा थोड़ा घिस के चलेगा ना, यस सर। तो वो समझ लो काइनेटिक है, मतलब वो मूविंग कर रहा, चल रहा। तो काइनेटिक के मतलब होता है मूविंग करना, चलना। द वर्ड काइनेटिक मीन्स मूविंग। काइनेटिक के मतलब ही होता है मूविंग। Kinetic friction is the friction that exists between two bodies when the applied force overcomes static friction and bodies start moving. Sliding and rolling friction are types of kinetic friction. Kinetic friction देखो समझना कितना आसान है कि अगर कोई हल्का बॉक्स है और तुम उसको धक्का दोगे, या कोई चेयर है धक्का दोगे, तो वो मूव करने लगेगा। मूव करने लगेगा कि यस सर। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब धक्का देने वाले का शक्ति ज्यादा हो और जिसको धक्का दिया जा रहा है उसका कम, तभी ना वो मूव होगा। यस सर। तो इसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब हुआ धक्का देने वाला का शक्ति ज्यादा हो और जिसको धक्का लग रहा हो वो कम है, तब वो मूव होगा। और फिर उसके बाद जिसमें कोई बड़ा सा भारी ऑब्जेक्ट है और तुम खूब धक्का दे रहे, वो इधर से उधर हिल ही नहीं रहा, टस से मस नहीं हो रहा, इसका मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यस। जो कोई भी चीज एकदम हिलता डुलता नहीं है, पूरा धक्का देने के बावजूद भी, जैसे दीवार का, घर का दीवार को तुम धक्का दो, बहुत बड़े से चट्टान को धक्का दो, तो वो नहीं हिलेगा, तो वो हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई छोटा सा चीज है, चेयर है, टेबल है, बेंच है, पेंसिल है, बॉक्स है, तुम उसको अगर उंगली से धक्का दोगे, हाथ से धक्का दोगे, तो वो मूव करने लग जाएगा, तो वो हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है उसको समझो। द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ए बॉडी एंड ए सरफेस व्हेन द बॉडी स्लाइड्स ओवर इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब हो गया ससरना। कोई भी चीज जो ससर जाए, जैसे अगर जमीन ढालू है, ठीक है, देखो वीडियो हम ऑन किए, मान लो ये कोई जमीन है या कोई रोड है, ये ढालू है, तो यहाँ पर कोई भी चीज रखेंगे तो वो तुरंत ससर जाएगा ना, नीचे स्लाइड हो जाएगा। यस सर। स्लाइडिंग करने वाले चीज को बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हो गया, इतना इजी। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलेंगे? मान लो ये बॉटल है, अब ये इतना ना भारी, इतना ना भारी है कि इसको एक चींटी या चूहा खूब धक्का देगा तो ये आगे बढ़ेगा? नो सर। नहीं बढ़ेगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब मान लो तुम इस बोतल को लेकर के इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो देखो ये मूव करने लग गया, तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। हम एकदम सिंपल भाषा में तुम लोगों को समझाएं दिमाग में रखने के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वैसा चीज जिसको हम धक्का दें तो वो आगे बढ़े। तो स्टैटिक फ्रिक्शन
ऐसा कब होता है, किसी भी चीज को धक्का देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। कब होगा, जब तुम्हारा शक्ति उससे कम हो या उसके बराबर हो। क्योंकि जब तुम किसी चीज को धक्का लगाते हो तो वो भी धक्का लगाता है। बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग खूब जोर से धक्का लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम लोगों को धक्का लगाता है। दोनों तरफ का अगर शक्ति बराबर है, ताकत बराबर है, तो भी टस से मस नहीं होगा, वहीं पर हिल जाएगा, वहीं पर रुका हुआ रहेगा। और अगर कम है तो भी नहीं हिला सकते। लेकिन जैसे ही तुम्हारा शक्ति ज्यादा हो गया, ताकत ज्यादा हो गया, और तुम एक धक्का जोर से मारा किसी चीज को और वो चल पड़ा या हिल गया, तो फिर वो बन गया काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्या बन गया? Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो चीज स्लाइड हो गया, ससर गया, वो हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई प्रॉब्लम समझने में? No, sir. No, sir. चलो पेज नंबर 50 सेंड करो जल्दी। So send it. Okay, now we have this one. So photo is not clear. What did you say? So photo is not clear. Okay, let me refresh you, then it will be visible to you. Now is it clear to you? Okay, now listen. Now we have rolling friction. तो इसके पहले वाले पेज में हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा क्या था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन था ना? Yes, sir. तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ गए, काइनेटिक फ्रिक्शन समझ गए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ गए। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? When an object rolls over a surface, the friction that exists between them is called rolling friction. मतलब कोई भी चीज जब सरफेस पर जमीन में लुढ़कता है, जैसे बॉल को ही लुढ़का दिए, वो बॉटल को ही लुढ़का दिए, तो वो रोल हो रहा है। तो उस वक्त सरफेस और बॉटल के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। सिंपल, कोई प्रॉब्लम? No, sir. एकदम शॉर्टकट में, आसान। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। बिल्कुल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो ससरता है, स्लाइड होता है, वो तो जल्दी हो जाता है ना। Yes, sir. और रोलिंग तो जमीन पर वो लुढ़कता है, तो लुढ़कने से ज्यादा ससरता है। या मतलब जब कोई भी चीज को लुढ़काओगे, ज्यादा स्पीड वो चलेगा, या किसी चीज को ऊपर से ढालू जमीन से ससराओगे तो वो चलेगा? क्या होगा? बोलो। So sliding friction. Sir, slide. स्लाइडिंग ज्यादा होगा। इस वजह से यहाँ लिखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है,
हाँ, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज इट नीड्स मोर फोर्स टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस देन टू रोल इट. That's why heavy objects are moved using rollers, which makes the movement easier. Also, vehicles like bicycle, cars, trucks have wheels to make them move easily. तो रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया गया है कि कार्स हो गया, ट्रक्स हो गया, जिसमें मतलब चक्का लगा हो, पहिया लगा हो, ताकि उसका मूवमेंट आसान. The force required to start a motion is maximum as compared to the force required to keep a body in motion. Therefore, static friction is more than kinetic friction. उसी तरह से static friction भी kinetic friction से ज़्यादा होता है. अब ये एक्टिविटी 3.10 इसको हम लोग कल पढ़ेंगे. और कल देखो संडे, कल हम लोग 1-1.5 घंटा जो है मैथ्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे. कल संडे, तो कल संडे को हम 3, 4, 5 लिंक भेजेंगे. ठीक है? यस सर. और क्लास जो शुरू करेंगे तो सुबह 6 बजे से ही करेंगे. ठीक है? यस सर. और 2 क्लास एक साथ लेंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर हम लोग 10 मिनट बाद 2 क्लास एक साथ करेंगे. तो 4 लिंक भेजेंगे जूम का. ठीक है? यस सर. यस सर. और मैथ्स को और भी डिटेल से समझाया जाएगा, बताया जाएगा. वैसे भी हम धीरे धीरे ही समझा रहे हैं मैथ्स, क्योंकि वो हम 15C या 15D टाइप ए भी जब बताए थे एक दिन में इतना सारा, बाद में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि समझ नहीं पाए. तो अब हम धीरे धीरे समझाना शुरू किए ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो उसको बैकवर्ड करके फॉरवर्ड करके उसको सुन सके. ये फिजिक्स हम कभी का ख़त्म कर दिए, लेकिन समझना ज़रूरी है. टू अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वुड नॉट अंडरस्टैंड द concept of the chapters, then it would be very difficult to you to solve the exercises. If you would understand all the chapters concept in a proper way, then it would be very very easy to you to solve the exercises, isn't it? ऐसा होता है क्या? यस सर. तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा समझा करके आगे बढ़ाएंगे. क्लास में आगे रहो पीछे रहो उससे कोई मतलब नहीं. क्लास में तो कितना सारा बच्चा होता है, टीचर समझाते चले गए, बोलते चले गए, तो कितने के समझ में आया, कितने के नहीं आया. तो लेकिन यहाँ क्योंकि प्राइवेटली पढ़ रहे हो तो समझाना फिर मेरा फर्ज है. इस वजह से हम धीरे धीरे समझा रहे हैं और वीडियो भी तुम लोगों को दिया जा रहा है. तो अब हम लोग मिलते हैं कल, और अभी का वीडियो आधे घंटे के अंदर अंदर हम अपलोड करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे. और आज कौन स्कूल आ रहा है? सर. फैसल. यस सर. तो तुमको जो होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क पूरा करके आज लास्ट में मुझे फुर्सत मिलेगा तो हम सिर्फ होमवर्क देखेंगे पूरा किया कि नहीं किया. वरना जैसे उस दिन छड़ी लगा था आज भी लगेगा. और सर होमवर्क क्या दिए थे? इसको मैथ्स का होमवर्क दिए थे 15C सॉल्व करने पूरा. सर 15D. 15D दिए थे. हाँ सॉरी, 15D वर्ड प्रॉब्लम. तो 15D खत्म हो चुका है, अब उसका रिवीजन चल रहा है. वीडियो देख करके तुम समझ सकते हो. ठीक है? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो. तो हम लोग मिलते हैं कल. ओके, बाय एवरीवन. बाय सर. बस. बाय सर. थैंक यू सर.